हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीका को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था और सबसे ज्यादा उसे पसंद था सर्दियों में मूंगफली खाना। ऐसे ही एक दोपहर को मीका धूप में बैठकर मूंगफली खा रही थी और छिलके इधर उधर फैला रही थी। तभी छत पर उसकी माँ मीना आती है और बोलती है, मीका, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही है? क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तो मूंगफली खा खा कर सारी छत पर छिलके फैला रही है। तो क्या हुआ माँ, छिलके ही तो हैं, झाड़ू से साफ कर दूंगी। साफ तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे साफ कर दूंगी। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। तभी मीका खुद से बोलती है, अरे यार, माँ को भी पता नहीं क्या परेशानी है, चैन से मूंगफली खाने का मजा भी नहीं लेने देती। वाह क्या नजारा है, खुला आसमान, चमकीली धूप, ये मूंगफली और मैं। मीका ऐसे ही बैठे बैठे मूंगफली का मजा लेती है। ऐसे ही एक सुबह मीका कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है और वो कॉलेज के बैग में ढेर सारी मूंगफलियाँ भर लेती है। ये देखकर उसकी माँ मीना बोलती है, अरे ओ कमकल, ये क्या कर रही है? क्यों जेबों और बैग में मूंगफली भर रही है? अरे माँ, रास्ते में खाती जाऊंगी ना। अब देखो, घर से बस स्टैंड से फिर मैं बस में बैठूंगी, फिर मैं कॉलेज जाऊंगी, फिर वहाँ से पैदल चलूंगी, तो टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए टाइम पास के लिए रख रही हूँ। अरे तो क्या तू 1 घंटे के अंदर 1 किलो मूंगफली खा जाएगी, जो इतना ओवरलोडेड भरा है? अरे माँ, अब 1 किलो की बात कर रही है? अरे मैं तो 5 किलो मूंगफली खाकर भी डकार ना लूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही। इतना कहकर मीका अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए घर से निकल जाती है और बस स्टैंड पर पहुँच जाती है। कुछ ही मिनटों में वहाँ बस आती है और मीका बस में चढ़ जाती है। तभी उसके पास में दिनेश नाम का एक हैंडसम सा लड़का आकर बैठ जाता है और मीका अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुन रही होती है और मूंगफली खाकर उस पर छिलके फेंक रही होती है। तभी वो बोलता है, हेलो मैडम, क्या मैं आपको डस्टबिन नजर आता हूँ? दिनेश 1-2 बार मीका को और बोलता है, पर ईयरफोन लगा होने की वजह से मीका को सुनाई नहीं देता। जिसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मैडम सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? जी कहिए, क्या हुआ? जी, आपको मैं डस्टबिन दिख रहा हूँ क्या? जरा देखिए, आपने मूंगफलियाँ खा खा कर सारे छिलके मेरे ऊपर डाल दिए। सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। नो, इट्स ओके। बस आप खाकर ऐसे छिलके इधर उधर मत फेंको, ये गलत है। जी ठीक। आप भी यहीं पढ़ते हैं क्या? जी हाँ जी, और आप भी? हाँ जी। चलो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। चलो फिर चलते हैं कॉलेज। इतना बोलकर दिनेश और मीका कॉलेज जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। दिनेश और मीका रोज एक साथ कॉलेज आने जाने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। ऐसे ही एक शाम दिनेश मीका को एक रोमांटिक सी डेट पे ले जाता है और उसे मूंगफली वाले डिजाइन की रिंग पहनाकर बोलता है, मिहिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे तुम्हें मूंगफली पसंद है, वैसे ही मुझे तुम पसंद हो और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कुछ समय बाद दोनों अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। घर वाले आपसी रजामंदी और सलाह से मीका और दिनेश की शादी करवाते हैं। शादी के बाद मीका एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर उसकी मूंगफली खाने की आदत और इधर उधर छिलके बिखेरने की आदत नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खड़ी खड़ी मूंगफली खा रही होती है और उसकी मूंगफली के कुछ छिलके गलती से दाल में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो छिलके वाली दाल उसकी सास की थाली में आती है, जिसे देखकर वो बोलती है, बहू क्या है ये सब? ये दाल में मूंगफली के छिलके? माँ जी, थोड़ा और गौर से देखो, प्याज होगा। अरे तू देख अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों से, ये छिलका ही है, समझी? हाँ वो लगता है माँ जी, गलती से गिर गया, सॉरी।
मैं आपको दूसरी कटोरी में दाल डाल के देती हूँ। सॉरी। अरे करमजली, तुझे कितनी बार कहा है कि ये मूंगफली खा खा के छिलके इधर उधर मत फेंका कर। अगर ये मेरे मुंह में चला जाता, मेरे गले में फंस जाता और मैं मर जाती तो? अरे माँ जी कहा ना सॉरी, अब कितना सुनाओगे? तो क्या तेरी आरती उतारूं मैं? माँ जी आप कुछ मत कहो, मैं आपको दूसरी कटोरी में दाल डालकर दे रही हूँ। आप बस शांत होकर खाना खा लीजिए। इतना बोलकर मेहका जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए दूसरी कटोरी में दाल डालकर ले आती है, जिसके बाद सरोज आराम से खाना खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर मेहका अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वो मूंगफली खाती और छिलके इधर उधर फैलाती। अब पूरे घर में मूंगफली के छिलके नजर आने लगते हैं, कभी सोफे के ऊपर तो कभी बेड के नीचे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मूंगफली के छिलके मिलने लगे थे। सरोज और दिनेश मेहका को समझा समझा कर थक जाते हैं, पर मेहका को ये बात समझ नहीं आती। ऐसे ही एक दिन सरोज फोन पर बातें करते करते जैसे ही सोफे पर बैठती है तो उसे मूंगफली के छिलके चुभ जाते हैं, जिस पर वो चिल्लाते हुए मेहका को बुलाती है और बोलती है, अरे बैल बुद्धि घोड़ी निकम्मी, तुझमें दिमाग है या उसको भी बेचकर मूंगफली खा ली? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अरे तेरी इस मूंगफली के छिलके चुभ गए मुझे जब मैं सोफे पर बैठी। तो माँ जी आपको देखकर बैठना चाहिए था ना, ऐसे ही कहीं भी बैठ जाती है। अपनी गलती मानने की जगह तुझे मुझे ही गलत साबित करना है। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ ना शादी करके, मुझे तो चैन से कोई मूंगफली ही नहीं खाने देता। जब देखो सुनाते रहते हैं बस। तो अरे क्या करे, तुझे खाना है तो तू खा, हमने तुझे कब रोका या तेरा मुंह पकड़ा हुआ है? लेकिन कम से कम इन छिलकों को किसी प्लेट में रख ले या पन्नी में डाल ले। अरे वो भी ना सही तो डस्टबिन में डाल दे। बस अब ज्यादा हिमाकत की जरूरत नहीं है, पहले सुना दिया अब समझा रही है, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। इतना कहकर मेहका पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है, पर उसकी मूंगफली खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। उसकी आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब वो रात को उठकर भी मूंगफली खाने लगती है। ऐसे ही एक रात मेहका मूंगफली खा रही होती है, तभी उसका एक दाना उसके गले में फंस जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। सरोज और दिनेश पानी पिलाते, पर उसकी खांसी बंद ही नहीं होती। खास खास कर मेहका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर उसे वॉमिटिंग होती है और उसके गले से मूंगफली बाहर आ जाती है और फिर जाकर उसे राहत मिलती है। तभी सरोज बोलती है, बहू थोड़ी और मूंगफली मंगवा दूं बेटा, कहे तो पूरा बोरा रखवा दूं, जी भर के खा लेना। हाँ, मैं और माँ जी तुम्हें छील छील कर देते रहेंगे, तुम खाती रहना। नहीं, मुझे नहीं खानी मूंगफली। हाय, मेरे पेट में दर्द हो गया, खास कर सारी पसलियों ने एक साथ डांस किया है। आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी। मेहका की बात सुनकर दिनेश और सरोज हंसने लगते हैं और मेहका अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है और फिर दोबारा कभी मूंगफली नहीं खाती। अदिति एक गरीब परिवार से थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता देखकर लोग बस उसी के बारे में ही बातें किया करते थे और आए दिन लड़के उसे छेड़ते ही रहते थे। वो अपनी विधवा माँ रेणुका के साथ रहा करती थी। उसकी माँ अपनी बेटी को उन बदतमीज लड़कों से बचाने के लिए अदिति की खूबसूरती को एक ब्लैक मेकअप से छुपा कर रखती थी। यहाँ तक कि सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे बदन पर काला कलर लगा देती थी, जिससे सबको यही लगता था कि अदिति एक सांवली और बदसूरत लड़की है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अदिति बाजार में सब्जी लेने जाती है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में भीगने की वजह से अदिति का सारा काला मेकअप उतर जाता है और वहाँ पर बैठे सभी लड़के उसकी खूबसूरती देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी अदिति भागते भागते एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है।
वहाँ एक विजेंद्र नाम का इंस्पेक्टर होता है और वो अदिति की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। तभी अदिति उससे कहती है, साहब मुझे बचा लीजिए, कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। अरे भाई के आइटम है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अरे मैडम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, अब मेरे होते कोई परेशान ना करेगा आपको। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे हम किस दिन काम आएंगे, अरे हम छोड़ देंगे। नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे छोड़ देंगे हम। विजेंद्र अदिति को बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। ऐसे ही अगली सुबह वो फलों से भरी टोकरी और बहुत सारी ज्वेलरी के साथ शगुन का सामान लेकर अदिति के घर पहुंचता है और उसकी माँ के पैर छूकर बोलता है, और बताइए होने वाली सासू माँ। क्या कहा? सासू माँ? जी वो क्या है ना, मुझे आपकी बेटी अदिति और गणी पसंद आ गई है। पर साहब आपको तो इससे भी अच्छे लड़के मिल जाएगी, आप किसी और से शादी कर लीजिए, मेरी अदिति के पीछे ही क्यों पड़े हैं? अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, ये बंदूक है ना, मुझे आप दोनों के सर पे रखनी पड़ जाए, समझे? इतना बोलकर विजेंद्र वहाँ से चला जाता है। अदिति और उसकी माँ विजेंद्र की कही बातों से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और रातों रात वो शहर छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ भी उसकी माँ उसकी खूबसूरती को छुपाने के लिए अदिति के चेहरे पर काला रंग लगा कर रखती थी। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। दोनों को एक शांति निवास नाम के बंगलों में सफाई का काम मिल जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और धीरे धीरे अदिति की माँ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसे अकेले ही काम पर जाना पड़ता है। उसे ऐसे अकेला आता देखकर बंगलों की मालकिन लीलावती बोलती है, क्यों री काली घटा, आज तेरी माँ क्यों नहीं आई काम पर? मालकिन वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं आई। अब से सारा काम मैं अकेले ही करूँगी। और हाँ, आज मेरा बेटा आदित्य आ रहा है और वो बहुत बड़ा वकील है और आज उसकी पसंद का खाना बनाइयो बस। जी उन्हें क्या पसंद है खाने में, क्या बनाऊं उनके लिए? कढ़ाई पनीर और दाल मखनी और गाजर का हलवा भी बना लियो, ये सब बना दियो, समझी? जी ठीक है, सब कुछ बना दूंगी। अदिति किचन में जाकर सारा खाना बना लेती है और कुछ ही देर बाद लीलावती का बेटा आदित्य घर आ जाता है। दोनों माँ बेटा साथ में बैठकर खाना खाने लगती है, तो वहीं अदिति उन दोनों को खाना परोसती है। वाओ, इट्स अमेजिंग, क्या खाना बनाती हो, मजा आ गया। बस रंग ही तो इसका उल्टे तवे जैसा है, लेकिन गुण तो अच्छे हैं। माँ, रंग से क्या होता है, इंसान की सीरत साफ होनी चाहिए। हाँ, अब तू मुझे मत सिखा, समझा? ऐसे ही समय बीतता रहता है। आदित्य अदिति को चाहने लगता है और एक दिन लीलावती का छोटा बेटा, जो कि एक पुलिस वाला होता है, वो लीलावती के घर आता है। अदिति लीलावती के छोटे बेटे को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर विजेंद्र होता है। ऐसे ही एक दिन अदिति रसोई में खाना बना रही होती है और विजेंद्र नशे की हालत में उसके पास जाता है और पीछे से उसे हक करके बोलता है, क्या सोचा तूने, बच जाएगी मेरे से? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा होश, अरे सब उड़ा दिया तन्ने। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। विजेंद्र जबरदस्ती अदिति को किस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ आदित्य आ जाता है और अपने भाई को जोरदार तमाचा लगाता है। फिर बोलता है, विजेंद्र, लड़कियों की इज्जत करना भूल गया है क्या तू, या कभी सीखा ही नहीं? दफा हो जा यहाँ से, और दोबारा अगर ऐसा किया ना तो जान से मार दूंगा। अरे भाई, आप ना जानते ये लड़की क्या चीज है, ये जो है वो दिखती नहीं और जो नहीं है वो दिखाना चाहती है। बकवास बंद कर अपनी और जा यहाँ से, समझा? जब नशा उतर जाए ना तब बात करना। अरे इसे बोलो तो सही, एक बार मुंह धो के आएगी,
सारा रंग धुल जाएगा इसका भी। अदिति, ये सब क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है विजेंद्र? कौन सा सच है तुम्हारा? बोलो। अदिति आदित्य को उसके कमरे में ले जाती है और बाथरूम में जाकर अपनी बॉडी से सारा ब्लैक मेकअप निकालकर आदित्य के सामने आती है और उसकी सुंदरता देखकर आदित्य के होश ही उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर लीलावती आती है और अदिति का ऐसा रूप देखकर वो हैरान हो जाती है और बोलती है, ये है मेरी सच्चाई। असल जिंदगी में मैं ऐसे दिखती हूँ, देख लो मेरा रूप। हे भगवान, और ये काली घटा कहाँ गई? और कौन सा क्रीम लगा लिया तूने जो रातों रात तेरा चेहरा ही बदल गया? क्या करूँ मैं? मेरी माँ परेशान हो गई थी मेरी खूबसूरती के चलते, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई अपनी गंदी नजरें मुझ पर डालता था, मेरे साथ बदतमीजी करता था। अगर ऐसा था तो तुम पुलिस की मदद भी तो ले सकती थी ना। हाँ, ले सकती थी और लिया भी, लेकिन अगर पुलिस भी वही सब करने लगे जो बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर क्या करती मैं? मेरी माँ अकेले किस किस से बचाती आखिर मुझे? आपका छोटा भाई विजेंद्र, जो मेरे ही शहर में पुलिस इंस्पेक्टर था, गई थी मैं उसके पास अपनी अर्जी लेकर। क्या हुआ? उसने भी वही किया ना जो बाकी सब करते थे। अदिति की बातें सुनकर आदित्य और लीलावती हक्के बक्के रह जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी लीलावती कहती है, रो मत बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ का दर्द क्या होता है और उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अदिति से अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अदिति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ इसी वजह से नहीं कि तुम सुंदर हो, बल्कि मुझे तुम्हारा दिल पसंद है और तुम्हारी सच्चाई तो आज मेरे सामने आई है, लेकिन मैं प्यार तो तुमसे पहले से ही करता हूँ। इस तरह अदिति की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है, जिसके बाद आदित्य अदिति से शादी कर लेता है और साथ ही विजेंद्र को भी एक लड़की के साथ बदतमीजी करने और मानसिक हानि पहुंचाने के लिए अपने पुलिस की वर्दी से हाथ धोना पड़ता है। अब अदिति को किसी के भी सामने अपनी असलियत छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। सिमरन एक बहुत ही सुंदर लेकिन आलसी किस्म की लड़की थी और उसे सोते वक्त खराटे मारने की आदत थी। उसके घर में उसके पिता प्रीतम और माँ रेखा दोनों उसकी इस आदत से बेहद परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक बार सिमरन अपने माता पिता के साथ किसी रिश्तेदार में अपनी बहन की शादी में जाती है। वहाँ जाकर सिमरन रात को अपने सारे कजिन्स के साथ मिलकर सोने लगती है और जब वो सोती है तो उस समय वो जोर जोर से खराटे मारने लगती है। तब अबे 3 घंटे से इसकी बमबारी चालू है, कोई तो रोक लो इसको। अरे तुम्हारी छोड़ो, मेरी सोचो। दिन में ये घर के काम और रात को इसके खराटे, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। इस सब से परेशान होकर सिमरन का भाई उसकी नाक पर चिमटी लगा देता है, जिसके बाद उसके खराटे बंद हो जाते हैं। अगले दिन तैयार होकर सभी लोग शादी में चले जाते हैं। वहाँ एक नमन नाम का लड़का उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तारीफ करने उसके पास जाता है। हे, मेरा नाम नमन है। हाय, आई एम सिमरन। ओह वाओ, अपने नाम की तरह आप भी कितनी सुंदर हैं। थैंक यू जी। वैसे आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। वो दरअसल मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। ओह जी, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं और अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों ही अपने अपने घर आ जाते हैं। उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और धीरे धीरे उनके बीच की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। साथ ही शादी करने का फैसला भी करते हैं और अपने परिवार वालों को इस सब के बारे में बता देते हैं। नमन और उसकी माँ देवयानी सिमरन को देखने उनके घर आते हैं। नमस्कार भाई साहब, अरे कैसे हैं आप लोग? जी बहन जी, बस बहुत बढ़िया। सभी लोग अंदर चले जाते हैं,
देवयानी सिमरन को पहली ही नजर में पसंद कर लेती है और रिश्ते की बात पक्की कर देती है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद सिमरन अपने पति नमन के साथ अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ अपना आलसपन छोड़कर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ वो अच्छे से संभालती है और उसके साथ साथ अपनी सास की पूरी सेवा करती है। लेकिन अभी भी वो खराटे मारना नहीं छोड़ती और ऐसे ही एक दिन। सिमरन, ये सब क्या है? तुम रात को इतने खराटे क्यों लेती हो यार? तुम्हें पता है तुम्हारी इस कुंभकर्ण वाली आदत से मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। मुझे माफ कर दो नमन, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे खराटों की वजह से इतनी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें पता है तुम्हारे इन खराटों के चक्कर में मैं ऑफिस में झपकियाँ मारता रहता हूँ और कल तो मुझे मेरे बॉस ने पकड़ लिया और वार्निंग देकर छोड़ा। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे आते हैं तो खराटे, अपने नाक पर चिमटियां लगाकर सो जाऊं क्या? नमन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अपना बिस्तर लेकर दूसरे कमरे में सोने लगता है। ऐसे ही रोज नमन दूसरे कमरे में जाकर सोने लगता। सिमरन की सास देवयानी को जब इस बारे में पता लगता है तो वो अपनी बहू से पूछती है, अरे बहू, अरे चक्कर क्या है आखिर, जो ये नमन रोज रोज दूसरे कमरे में जाकर यूं सो जाता है? अरे तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है? माँ जी, दरअसल मुझे सोते वक्त खराटे मारने की बड़ी बुरी आदत है, जिसकी वजह से नमन की नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो मुझसे दूर दूर रहते हैं। अरे ओ कलमुही, ये जो तेरी ट्रैक्टर की खड़खड़ खड़खड़ आवाज है ना, अरे मेरा बेटा करे भी तो करे क्या, परेशान हो गया इससे। एक तो सारा दिन काम करता रहता है और ऊपर से रात को आए तो तेरी ये ट्रैक्टर की आवाज जो कि उसको सोने नहीं देती। तो मैं क्या करूं माँ जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चल वैसे टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, तेरी मदद करूँगी तेरे इस खराटे से छुटकारा पाने के लिए। उसके बाद देवयानी अपनी बहू के खराटे बंद कराने के लिए दुनिया भर के नुस्खे अपनाने लगती है, लेकिन उसके नुस्खे भी सिमरन के खराटे मारने की दिक्कत में कोई सुधार नहीं ला पाते। जिसके बाद वो हार मानकर अपने बेटे से इस बारे में बात करती है। बेटा नमन, आखिर बात क्या है? तू अपनी बीवी के साथ एक कमरे में क्यों नहीं सोता? माँ, आपको तो सारी बात पता है और आप फिर भी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि वो खराटे लेती है, तो तू एक काम करना, अपने दोनों कानों में रुई डाल के सो जा। माँ बस भी करो, अरे आपको पता है ये पूरी रात अपना ट्रैक्टर चालू रखती है। देख बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस जल्द से जल्द अपने पोती और पोतियों का मुंह देखना है। नमन अपनी माँ की बात मानकर फिर से अपनी बीवी के साथ सोने लग जाता है। वक्त बीतता जाता है और एक दिन सिमरन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये खुशखबरी जल्दी से अपनी सास को सुनाती है, जिसे सुनकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कुछ ही महीने यूं ही बीत जाते हैं। देवयानी अपनी बहू की गोद भराई की रस्म रखती है, जिसमें काफी सारे रिश्तेदार भी आते हैं। रस्म के बाद कुछ रिश्तेदार उनके घर में उन्हीं के साथ ठहर जाते हैं। रात को जब वो सभी लोग सो रहे होते हैं, तब सिमरन सोते वक्त जोर जोर से खराटे लेने लगती है। सभी लोग उसके खराटों से परेशान होकर उसे उल्लू की तरह देखने लगते हैं। सुबह के 3 बज जाते हैं, तभी हमारे सिमरन की नींद खुलती है। जब सारे रिश्तेदार उसकी तरफ देखते हैं। हाँ, उठ गई महारानी, पूरी रात हमें उल्लुओं की तरह जगा कर रखा और खुद मजे से पसर के सोती रही। हाय राम, तेरे कुंभकर्ण वाले खराटों ने तो हम सबकी पूरी नींद ही खराब कर दी। अरे पूरी रात से तेरे खराटे सुन रहे हैं, कान और आंखें दोनों ही सूज गई। जी मुझे माफ कर दीजिए, आप सब लोग मेरे खराटों की वजह से सो नहीं पाए रात भर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी देवयानी और नमन उन सब की बातें सुनकर उठ जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अरे ना जी, माफ करो, हमें पता होता कि आपके घर में ये ट्रैक्टर
जनरेटर है जो सारी रात गड़गड़ गड़गड़ बजेगा, तो हम कभी रुकते ही नहीं यहाँ। अरे हाँ, तो किसने कहा आपको यहाँ रुकने के लिए? चले जाते यहाँ से। अरे उसे तो दिक्कत है शुरू से खर्राटे लेने की, लेकिन हम भी तो सहन कर रहे हैं ना इसको, और हमने तो इसके साथ रहना सीख लिया है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? आप लोगों को कभी कभी आना है हमारे घर, और हमें तो जिंदगी भर रहना है ना इसके साथ, और हमें कोई दिक्कत नहीं अपनी बहू से। हाँ देवयानी, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब ये दिक्कत तो किसी को भी हो सकती है, इसमें भला सिमरन का क्या ही दोष है। अरे कोई बात नहीं जी, ये सब तो चलता रहता है रिश्तेदारी में। खैर छोड़िए ये सब और मजे कीजिए। इस तरह देवयानी और उसके रिश्तेदार सिमरन के साथ फिर से हंसी मजाक करते हैं। कुछ ही दिनों बाद सिमरन एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। सभी रिश्तेदार नए मेहमान का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। सिमरन अपने पति नमन और सास देवयानी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।